हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का मैंने 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सब पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा कि यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं 12th का बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कराऊंगा चैप्टर वाइज। अगर आप भी 12th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पे आपको मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है सकभरता का चिकित्सकीय समापन। इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सकभरता यानी गर्भावस्था में जब गर्भ ठहर जाता है तो उसका चिकित्सकीय समापन कैसे किया जाता है, यानी ऑपरेशन कैसे होता है उसका। देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय सकभरता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी कहते हैं। यानी गर्भावस्था हो जाने के बाद अगर जानबूझकर गर्भ को समाप्त किया जाए तो उसे हम प्रेरित गर्भपात कहेंगे या फिर चिकित्सकीय सकभरता समापन कहेंगे। इंग्लिश में इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या शॉर्ट में एमटीपी भी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सकीय सकभरता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सकभरताओं का 1/5 भाग है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि 45 से 50 मिलियन चिकित्सकीय समापन करा दिया जाता है सकभरता का, और ये 1/5 भाग है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि हर साल 5 बच्चे 5 गर्भ ठहरता है तो उसमें से एक को क्या किया जाता है, सकभरता का चिकित्सकीय समापन कर दिया जाता है, यानी एक को गर्भ में ही मार डाला जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये कितना है, एक यानी 5000 अगर बच्चे कहीं पे 5000 गर्भ ठहर रहा है तो 5000 में से 1000 क्या होता है, 1000 को लोग गर्भ में ही मार देते हैं। ठीक है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सकीय सकभरता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। सभी लोग ये सही नहीं मानते हैं कि चिकित्सकीय गर्भीय समापन किया जाए, यानी चिकित्सा के माध्यम से जो सकभरता हुई है उसे गर्भ में ही मार दिया जाए। इसलिए पूरे देश में ये बहस जारी है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि हाँ, मारना चाहिए गर्भ में ही बच्चों को अगर कोई उनमें कमी है तो, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सकीय सकभरता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत ने 1971 में कौन सा नियम लगाया था, तो इन्होंने चिकित्सकीय सकभरता समापन को कानूनी मंजूरी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अंधाधुंध उस समय क्या होता था, गर्भधारण, ये अंधाधुंध गैर कानूनी रूप से भ्रूण हत्या की जाती थी, इसलिए उसका कुछ कंडीशन लगाया गया, कुछ उसमें नियम लगाया गया कि किस स्थिति में आप गर्भ को मार सकते हैं और किस में नहीं। मैंने पिछले वीडियो में, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कवर किया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और केवल वीडियो को आप देखते हैं तो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी समझ बन जाएगी। इसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। चिकित्सकीय सकभरता समापन क्यों?
अब क्वेश्चन है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्यों, मतलब क्यों हम लोग गर्भ में ही बच्चों को मारते हैं। तो इसके पीछे का रीजन आप भी कुछ जानते होंगे। चलिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी किया गया है। निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, ये फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। क्या हो सकता है, बिना चाहे गर्भ ठहर गया। आप चाहते नहीं हैं कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन प्रेग्नेंट हो गई, तो उस समय लोग सोचते हैं कि गर्भ को समाप्त कर दिया जाए। ये क्यों होता है? कई बार तो जो लोग होते हैं वो असुरक्षित सेक्स करते हैं, मतलब जैसे मन के सेक्स कर लिए तो उसमें गर्भ ठहरने का चांस रहता है। दूसरा है कि कोई दवा ले रहे हैं लेकिन वो दवा ने काम करना फेल कर दिया, या कई स्थिति में तो ये होता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं और कई लड़के जबरदस्ती उनके साथ सेक्स कर लेते हैं, जिसके कारण भी गर्भ ठहर सकता है। तो इनको मारने का, इनको समाप्त करने का ये एक विधि है। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन को अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने के लिए मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकता है। कई स्थिति ऐसी भी होती है कि ये ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अगर उस बच्चे को नहीं मारा गया तो मां और बच्चे दोनों पे रिस्क रहता है, मां की भी मृत्यु हो सकती है और उस बच्चे की भी। इस स्थिति में भी सगर्भता को समाप्त करना जरूरी रहता है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सकीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। यानी अगर 12 सप्ताह के अंदर भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है तो ये काफी सुरक्षित है, इससे नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। अब द्वितीय तिमाही 3 महीने बीतने के बाद, अब यानी 12 सप्ताह के बाद वाला जो समय होता है, उसके बाद अगर गर्भ को मारने की निर्णय लिया जाता है तो वो थोड़ा सा नहीं, बहुत संकट भरा हो सकता है, यानी वो घातक भी हो सकता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखी गई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों के द्वारा कराए जाते हैं। अब इसमें देखिए 12 सप्ताह के बाद जब वो कराया जाएगा तो ऐसे ही वो खतरनाक है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। नहीं जाने के पीछे कई रीजन होता है, जैसे एक लड़का लड़की छुप करके, मतलब गैर कानूनी रूप से संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस समय गर्भ ठहर जाता है। उसको ये समाप्त करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि दोनों के घर वाले जान सकते हैं, बदनामी हो सकती है समाज में। इसलिए वे लोग चुपके चुपके ये गर्भ का समापन कराते हैं, और जब चुपके चुपके कराते हैं तो उस समय वो कोई मान्यता प्राप्त डॉक्टर या अनुभवी डॉक्टर नहीं करता है, जिससे नुकसान और भी ज्यादा होता है, जो न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। तो हमेशा इससे बचनी चाहिए, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के समय उल्बवेधन का दुरुपयोग होता है। अब उल्बवेधन क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वास्तव में इसमें क्या होता है कि लोग लिंग की जांच कराते हैं, और लिंग जांच कराने के बाद देखते हैं कि अगर भ्रूण का लिंग मादा है तो लोग क्या करते हैं, गैर कानूनी रूप से उनका समापन करना चाहते हैं, और उस लड़की को भ्रूण में ही मार देते हैं। तो इससे पीछे ये उल्बेधन से क्या होता है, उल्बेधन से इसका दुरुपयोग कैसे होता है, इससे लोग चेक करा लेते हैं कि शिशु का जो लिंग है वो लड़का है या फिर लड़की है। लड़का रहता है तो लोग रखते हैं, लड़की को मार देते हैं। इस तरह से मादा भ्रूण हत्या है जो है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए इसको गैर कानूनी भी बनाया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति लिंग जांच नहीं करा सकता है, लेकिन गैर कानूनी रूप से चारों तरफ होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन इस पे रोक लगनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे यौन संचालित रोगों की,
यानी यौन संचारित संक्रमण के। यौन संचारित संक्रमण से कई रोग फैलते हैं जिन्हें हम यौन रोग कहते हैं। चलिए इसको और डिटेल में भी समझते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं। मैं फिर बता दूं फ्रेंड्स, मैथुन का मतलब होता है सेक्स यानी संभोग करना, यानी कोई भी संक्रमण हो जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या रति रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है, या इन्हें यौन रोग भी कहा जाता है। देखिए, मैथुन के द्वारा यानी सेक्स के द्वारा जो बीमारी फैलते हैं उनको क्या कहते हैं? यौन संक्रमण, वो यौन संचारित संक्रमण, रति रोग, यौन रोग या जन मार्ग संक्रमण। ठीक है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन से संक्रमण हैं जो यौन क्रिया के दौरान फैलते हैं या उसके द्वारा फैलते हैं? तो इसमें सुजाक, जिसे गोनेरिया भी कहते हैं, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिस्पर, इसके अलावा आपको क्लेमिडियता है, टाइकोमोनस्ता है, सबसे लैंगिक मस्से हैं, और सबसे खतरनाक इसमें HIV एड्स है जो यौन संचारण के माध्यम से ही फैलता है। इन सब बीमारियों के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी अथवा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य चिकित्सा के औजारों अथवा संदूषित रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। ये दो बीमारी का नाम याद रखिएगा। ये दो कौन कौन से हैं? यकृत शोथ बी या HIV जिसे एड्स होता है, ये दोनों यौन क्रिया से तो फैलते ही हैं, साथ ही अगर एक ही इंजेक्शन, एक ही सुई का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाए जिसमें से एक में ये बीमारी पहले से हो तो उससे दूसरे को में भी संक्रमण होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है और दूसरा भी वो बीमार हो सकता है। यकृत शोथ बी जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। देखिए, ये तीन जो बीमारियां हैं, यकृत शोथ बी, जननिक परिसर्प तथा HIV, जिसे एड्स भी कहा जाता है, HIV एड्स, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी का कंफर्म इलाज है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचान तथा इसका उचित ढंग से इलाज कराया जाए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यौन संचारित जो रोग होते हैं वे बहुत खतरनाक होते हैं और इनमें कई बीमारियां ऐसी भी है जो लाइलाज होती है, यानी जिनका इलाज भी नहीं मिलता है। जैसे HIV का है, पूर्ण इलाज नहीं है HIV एड्स का। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, यानी कोई बड़ी पहचान नहीं होती, छोटा मोटा पहचान होता है। क्या होता है चलिए जानते हैं। जननिक क्षेत्र यानी गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द अथवा सूजन आदि हो सकते हैं। अगर आपके जननांग में या किसी भी लड़का या लड़की के जननांग में खुजली होती है या तरल पदार्थ आता है, हल्का सा दर्द होता है, उसमें सूजन होता है यानी वो फूल जाता है, तो ये सभी किसके लक्षण हैं? तो यौन रोगों के लक्षण हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणीय हो सकती हैं। लड़कियों में तो लक्षण और भी कम दिखाई देते हैं, यानी उनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देगा, बहुत बाद में दिखाई देता है, तब तक काफी लेट हो जाता है। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चलता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना, उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय समय पर जांच व उचित उपचार से रोकता है। फ्रेंड्स, ये ऐसी बीमारी है कि यौन संचारित रोगों के बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं और किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो किसी को बताता भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। इसके पीछे उससे रहता है सामाजिक डर। उसे लगता है कि समाज में उसकी शिकायत होगी कि इसको ये सब बीमारी है, हमारे समाज में भी इसको गंदी नजर से देखा जाता है। जबकि आप ही सोचिए, कोई भी बीमारी तो बीमारी होती है, चाहे वो यौन संक्रमित रोग हो या किसी भी तरह से हो, तो कभी भी इस तरह की बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए और हमें एक अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा होती है, जो कि श्रोणि सोथज रोग, गर्भपात, मातृ शिशु जन्म, स्थानिक सकभरता, बंधता,
अथवा जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। यानी सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे रोगों पे काबू कर सकें। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति असंवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष के लोगों की इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। यानी यह लोग तो ऐसे ही असंवेदनशील हैं, यानी इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा बीमारी कब होती है? 15 से 24 वर्ष के उम्र के अंदर के लोगों को, और वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं। यानी आपकी उम्र भी 15 से 24 वर्ष के अंदर ही होगी, और आप ही लोगों जैसे यानी 15 से 24 वर्ष के जो लोग होते हैं, लड़का या लड़की, उन्हीं में यौन संबंधित रोग ज्यादा होने के चांस होते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसके बचाव का उपाय भी आप ही के हाथ में है। ठीक है, जानते हैं इनका कैसे उपाय किया जा सकता है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। आपको इन सब बीमारियों से बचना है तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। जैसे पहला है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। यानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स नहीं करें जिसे आप जानते भी नहीं, या फिर बहुत व्यक्तियों के साथ भी नहीं रखें। ये नहीं कि अगर लड़के हैं तो 4 लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं, या एक लड़की है तो 4 लड़कों के साथ बनाई है। यानी बहुत सारे अगर व्यक्तियों के साथ आप यौन संबंध बनाते हैं तो ये बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा सावधानी है, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यानी जब भी सेक्स करें तो कंडोम लगाएं, जिससे एक तो अनचाहे गर्भ से भी बच सकते हैं, दूसरा यौन संचारित रोग भी आपको नहीं होगा, यानी यौन रोगों से भी आप बच सकते हैं। तीसरा है, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चलने पर पूरा इलाज कराएं। याद रखिए, यहाँ पे आपको योग्य डॉक्टर से मिलना है, वो नीम हकीमों से नहीं, जो कहीं कहीं मिलते हैं, जो लिखे रहते हैं कि कमजोर रोगी मिलें दो, और कौन कौन से वैद्य होते हैं उनके पास जाने से बचें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। चलिए अगला टॉपिक है बाध्यता के बारे में बात करते हैं। बाध्यता आप जानते होंगे, लेकिन चलिए और डिटेल में जानेंगे। बाध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बाध्यता का अध्ययन करना, इनके बारे में जानना, जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दाम्पत्य बाध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। यानी वे सभी दाम्पत्य, वे सभी जोड़े, वे सभी पति पत्नी जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, चाह कर भी उन्हें हम बाध्य कहते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं उनके बांध होने का, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, यहाँ तक कि वे मानसिक भी हो सकते हैं। यानी बांध होने के पीछे कई रीजन है। हो सकता है वे मानसिक तौर पे उनमें कोई खामी हो, या फिर कोई दवा का रिएक्शन हो, या जन्मजात बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, ये कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन इसका उपचार कहाँ मिलेगा? इसका उपचार मिलेगा आपको डॉक्टर के पास, जो आपको बताएगा कि कौन सा प्रॉब्लम है और उसका इलाज क्या है। नीम हकीमों के पास इसका उपाय नहीं मिलेगा। हमेशा आप ऐसे लोगों के पास जाने से बचें, क्योंकि वे गलत सलाह ज्यादा देते हैं और सही सलाह कम। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है। देखिए यहाँ पे किसको दिया जाता है? स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। याद रखिएगा, अगर कोई दंपत्ति बांध है, इसका मतलब ये नहीं कि उस औरत में कमी है, हो सकता है उस मर्द में भी कमी हो। आप लोग अपने समाज में देखे होंगे कि अक्सर जो लड़की मां नहीं बनती है, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसे समझा जाता है कि वो बांझ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो लड़की ही बांझ हो, ये भी हो सकता है कि उसके पति में ही कोई कमी हो। तो हमेशा इसके दोष
लड़कियों को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रॉपर उसका जांच कराना चाहिए डॉक्टर के पास, और उसके बाद जो भी सोल्यूशन है वो किया जाना चाहिए। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां नैदानिक जांच केंद्र में सहायता हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने की मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं। इन्हें हम ART भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसका तो दवा से इलाज हो सकता है और वे पुनः माता पिता बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है जिसका उपचार नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, कुछ उपाय करके उनको भी ठीक किया जा सकता है और बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। और ये कुछ विशेष तकनीक अपनाई जाती है। इन तकनीकों को हम लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या ART कहते हैं। अब इनकी कौन कौन से तकनीक हैं वो भी देखते हैं। देखिए, पहली विधि है पात्रे निषेचन, जिसे हम IVF भी कहते हैं। पात्रे निषेचन या शॉर्ट में इसे IVF कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन कराना के बाद भ्रूण हस्तांतरण ऐसा एक उपाय हो सकता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि शरीर के बाहर ही निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और उसके बाद उस भ्रूण को मादा के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी मादा के शरीर में रख दिया जाता है। ये एक तरीका है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं और इसी नाम से ये प्रमुख है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मादा, यानी जो मादा है और नर है, इसके अंडाणु को और इसके शुक्राणु को मिला लिया जाता है और प्रयोगशाला में यहीं से युग्मनज बना लिया जाता है। युग्मनज बन जाता है। उसके बाद इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक और नाम यहाँ जान लीजिए, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी ZIFT भी कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, उसे भ्रूण परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहते हैं। यानी जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाए, 16 ब्लास्टोमियर का हो जाए। मैंने आपको बताया था ये ब्लास्टोमियर क्या होते हैं। आपने पहला वीडियो, इससे पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ ये क्या होता है। युग्मनज बनने के बाद उनमें विभाजन होता है और विभाजन से उनकी कोशिकाएं लगातार बढ़ती हैं। जब ये 8 कोशिकाओं की हो जाती हैं तो इन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी 8 और वो 16, उस 8 के बाद वो विभाजन होता है तो 16 बनती हैं। तो जब 8 ब्लास्टोमियर तक का स्थानांतरण होता है तो वो डिंब वाहिनी में होता है। डिंब वाहिनी में उसका स्थानांतरण करते हैं, इसलिए उसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। जब 8 से अधिक कोशिकाएं हो जाती हैं तब उनका स्थानांतरण सीधे गर्भाशय में होता है, इसलिए इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवीय निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी निषेचन के बाद सीधा सा बात है, उसको स्थानांतरित कर देना है। ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। अब बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती है जो अंडाणु उत्पन्न ही नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तकनीकों को अपनाया जाता है। इसमें दाता के अंडाणु से लेकर उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःडिंब
तह कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु से अंतः निक्षेपित कर देता है। अब मान लीजिए कि जो स्त्री ऐसी है कि वो अंडाणु केवल उनमें नहीं है लेकिन बाकी सारा कुछ उसमें है, यानी वो युग्मनज बनने के बाद उसकी देखभाल कर सकती है, यानी उसके पेट के अंदर वो विकसित हो सकता है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ले जा करके अंडाणु और शुक्राणु को मिला करके उसके गर्भाशय में रख देते हैं, जहां से वो युग्मनज बनता है और विकास करके और बच्चा जन्म ले लेता है। इसके अलावा एक और तरीका अपनाया जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु को बाहर ही प्रयोगशाला में अंतःक्षेपित कर देता है, यानी दोनों को मिला देता है। बाध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित कर सकने में योग्य नहीं है अथवा उसे खलित वीर्य में शुक्राणु की बहुत कमी है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीकों से किया जा सकता है। अब इसमें मैंने बताया ही था कि पुरुष में भी कमी होती है, यानी ऐसे कोई पुरुष हैं जिनमें वीर्य जो बन रहा है वो पूरा फर्टाइल नहीं है, यानी उनमें शुक्राणु में ये शक्ति नहीं है कि वो मादा के अंडाणु को निषेचित कर सके। ऐसे में कृत्रिम वीर्यसेचन होता है, यानी AI होता है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी दूसरे सीमेन को यानी किसी दूसरे वीर्य को मादा के शरीर में डाला जाता है, जिससे वह उसका अंडाणु निषेचित होता है और वो फिर मां बन जाती है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अतः गर्भाशय वीर्य निषेचन कहते हैं। गर्भाशय वीर्य सेचन क्यों कहते हैं? तो गर्भाशय वीर्य सेचन कहने के पीछे रीजन क्या है कि गर्भाशय में ही वीर्य को डाला जाता है। गर्भाशय में वीर्य को डाला जाता है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए उसे गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। यानी ये सब टेक्निक है जिसके थ्रू अगर कोई दंपति है जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इन सब तकनीकों के सहायता से वे भी माता पिता बन सकते हैं। ये यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों के लिए विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता एवं पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती हैं। इतनी सारी टेक्निकें हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक कहें या इनमें कमी क्या है कि इसके लिए एक पूरा विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, साथ ही इसको एकदम शुद्धता से की जानी चाहिए, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं, यानी ये चारों तरफ उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े शहरों में ये उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोगों ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्भर होते हैं। सीमित लोग ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो गरीब हैं वे बेचारे कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि ऐसे उपाय कर सकें। इसके अलावा इनमें समस्या एक और है, भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक। कोई अगर स्त्री ऐसे कराती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी लेती है तो उसे लोग हीन दृष्टि से भी देखते हैं, यानी हमें समाज में भी सुधार की आवश्यकता है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दानहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उसके लिए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। फ्रेंड्स, ये सब तो टेक्निक था जिससे आप बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्या जरूरत है नए बच्चे पैदा करने की? हमारे शरीर में, हमारे देश में ऐसे ही इतने अनाथ बच्चे हैं, दीनहीन हैं, बेचारे खाए बिना मरते हैं, भूखे रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ही गोद ले लिया जाए और हमारे देश का कानून यह इजाजत भी देता है कि आप किसी बच्चे को कानूनन गोद ले सकते हैं और वो आपका ही बच्चा कहलाएगा। तो अनाथ आश्रमों में अनेक ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनके देख रेख कोई नहीं करता है, बेचारे भूखे रहते हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती है। तो इसके बजाय कि आप नए बच्चा पैदा करें, आप क्या कर सकते हैं कि एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, या आप जितने भी चाहें उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।